साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण कारक पर चर्चा होगी। आप अवगत हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कारक से एक प्रश्न, दो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके भेदों से पूछे जाते हैं, वाक्य दिए रहते हैं, उनमें से पूछ लिया जाता है इनमें कौन सा कारक है, या परसर्ग चिन्ह दिए रहते हैं विकल्पों में, उसमें पूछ लिया जाता है किस कारक का कौन सा परसर्ग चिन्ह है। तो कारक आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। आज के वीडियो में कारक की परिभाषा, उसके भेद और कारक को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि आज का वीडियो देखने के बाद, कारक का कोई भी प्रश्न देखने के बाद आप तुरंत उसका सही उत्तर पहचान जाएं। तो वीडियो में अंत तक आप जुड़े रहिए। निश्चित रूप से आपको कारक एकदम सरल भाषा में सहज तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि कारक शब्द का मतलब क्या है। एक बॉलीवुड का गाना है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। अब इस वाक्य में शब्द का प्रयोग देखिए, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हानिकारक शब्द का क्या मतलब हुआ? हानि करने वाला। और सीधी सी बात है, जब किसी शब्द का आपको अर्थ अच्छे से समझ में नहीं आता तो उसका वाक्य प्रयोग कर लिया जाता है तो उसका अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है। तो हानिकारक मतलब हानि करने वाला। तात्पर्य यह है कि कारक, सीधी सी बात है, एक लाइन में कारक का अर्थ है क्रिया का कर्ता, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला कारक है। आइए इसको हमने परिभाषा को लिख लिया है। आपको सीधे प्रकरण से जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे तो कारक निश्चित रूप से आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ये ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए देखते हैं कारक। कारक किसको कहते हैं? सबसे पहले यहां देखिए, जब अभी हमने कहा कि क्रिया के कर्ता को कारक कहते हैं, क्रिया के कर्ता को कारक कहते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए परिभाषा आगे बढ़ती है, जिन शब्दों का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध होता है उन्हें कारक कहा जाता है। अर्थात क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। अभी जैसा मैंने कहा, क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। अब यहां यह देखिए महत्वपूर्ण, जो सरल भाषा में जो आपको समझना है कि ये शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं। कारक का जो सबसे बड़ी पहचान है कारक की, वो यही है कि यह शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कारक जो प्रकट करते हैं, कारक को प्रकट करने वाले जो चिन्ह होते हैं, जिनसे हम जानते हैं कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, उन कारक चिन्हों को क्या क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं, विभक्ति चिन्ह कहते हैं, अथवा संस्कृत में इसको कहते हैं परसर्ग। तो परसर्ग, कारक चिन्ह या विभक्ति एक ही है, बात है, ठीक है। अब देखते हैं हम कारक के भेदों की बात करते हैं। कारक के भेद कौन से हैं? आप बचपन से कारक के भेद पढ़ते आ रहे हैं और इसको सूत्र की तरह याद लोग करते हैं, कर्ता ने कर्म को। आइए हम उदाहरणों के माध्यम से कारक के भेदों को तेजी से देखते हैं। कारक के भेद देखिए, कह रहा है कारक के कितने भेद होते हैं? तो साथियों कारक के होते हैं 8 भेद। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इन 8 कारकों का यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में। एक अंशाल पेपर में देख रहा था, उसमें दिया है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो यह भी जान लीजिए कारक के 8 भेद होते हैं। यह कारक के 8 भेदों के क्रमशः नाम है। अब इन पर तेजी से हम चलिए एक एक कारक पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक, इसका देखिए नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा। कर्ता मीन्स करने वाला, जो क्रिया का संपादन करे वही करता है। सिंपल सा, जो क्रिया का संपादन करे, जो कार्य को करे वही कर्ता कारक है। जो क्रिया का संपादन करे, देखिए एक लाइन में डेफिनेशन है इसकी, जो क्रिया का संपादन करे कर्ता कारक कहलाता है। अब देखिए इसका विभक्ति चिन्ह, इसका विभक्ति चिन्ह ने, कर्ता ने, और शून्य। साथियों आपको यह शून्य देखकर आश्चर्य थोड़ा सा लग रहा होगा कि शून्य क्या है। अभी आपको उदाहरण के माध्यम से समझ में आ जाएगा कि शून्य क्या है।
कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने और शून्य। शून्य से मतलब लोप। अब देखिए उदाहरण में आपको कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी। मोहन ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य को ध्यान से देखिए। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, है ना। मोहन ने, इसमें कर्ता कारक क्या है? मोहन ने। मोहन ने पुस्तक पढ़ी। अब यह वाक्य देखिए किस काल में है? यह वाक्य साथियों भूतकाल में है। तो एक नियम आप जान लीजिए कि भूतकालिक क्रियाओं में ही ने परसर्ग चिन्ह का प्रयोग होता है। भूतकालिक क्रियाओं में ही, यानी जो कार्य हो चुका होता है। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ चुका है मोहन। तो एक रूल इसका ही जान लीजिए कि भूतकालिक क्रिया होने पर ही ने परसर्ग चिन्ह का प्रयोग होता है। मोहन ने पुस्तक पढ़ी। अब दूसरा उदाहरण देखिए आप। मोर नाच रहा है। यहां अब आप स्पष्ट हो गया होगा कि शून्य का मतलब है। यहां देखिए मोर कर्ता कारक है, लेकिन परसर्ग चिन्ह का लोप है, ने नहीं है। क्यों? क्योंकि यह अकर्मक क्रिया है। तो साथियों जब अकर्मक क्रिया हो तो वहां ने परसर्ग चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। मोर नाच रहा है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया होने पर परसर्ग चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। तो हम कहते हैं वहां परसर्ग चिन्ह क्या है? शून्य है, उसका लोप हो गया है। मोर नाच रहा है, इसमें परसर्ग चिन्ह का लोप है, इसलिए कहा जाएगा कि इसमें शून्य परसर्ग चिन्ह है। इसमें अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया होने पर ने परसर्ग चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। अब इसका साथियों एक अपवाद भी है। अकर्मक क्रिया होने पर परसर्ग चिन्ह नहीं होता। इसका अपवाद क्या है? खांसना, छींकना, थूकना, ये सब जब अकर्मक क्रियाएं होती हैं, खांसना, छींकना, थूकना, नहाना आदि अकर्मक क्रियाओं के साथ परसर्ग चिन्ह ने का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए दिया है, तुमने थूका, तुमने थूका, राम ने छींका। यहां जो अपवाद नहाना, खांसना, छींकना, थूकना, जो अपवाद स्वरूप जो है ये इन अकर्मक क्रियाओं के साथ ने परसर्ग चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये आप महत्वपूर्ण 3 बातें इन 4 उदाहरणों के माध्यम से आपने जानी कि यहाँ देखिए भूतकालिक क्रिया होने पर परसर्ग चिन्ह ने का प्रयोग होता है। दूसरे वाक्य में आपने देखा कि परसर्ग चिन्ह का लोप है क्योंकि अकर्मक क्रिया है। इसमें कहा जाता है परसर्ग चिन्ह शून्य हो रहा है। तीसरे वाक्य में और चौथे वाक्य में आप देख रहे हैं कि अकर्मक क्रिया होने के बावजूद ने परसर्ग चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यह अपवाद है क्योंकि नहाना, खांसना, छींकना, थूकना इन अकर्मक क्रियाओं के साथ परसर्ग चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए, कर्ता कारक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, दूसरा जो है वो है कर्म कारक। कर्म कारक, अब इसमें भी देखिए आपको कर्म से संबंध में कर्म शब्द से समझ में आ गया होगा कि इस कारक का क्या पहचान है, इस कारक का क्या मतलब है। जिस पर, देखिए बहुत ध्यान से इस लाइन को देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। जिस पर क्रिया, वाक्य में जिस पर क्रिया का फल पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। इसका परसर्ग चिन्ह को और शून्य होता है। इसका भी परसर्ग चिन्ह शून्य होता है। को तो होता ही है, शून्य भी होता है, लेकिन शून्य होने पर भी भाव को का होता है। यहाँ भी परसर्ग चिन्ह शून्य होने पर भाव ने ही है। मोर ने नाच रहा है, ये भाव है, ने का लोप है, लेकिन भाव ने का है। यहाँ भी जब को की जगह परसर्ग चिन्ह का लोप होता है, को का लोप होता है, वहां परसर्ग चिन्ह शून्य होता है, भाव वहां को का ही होता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। 2 वाक्य हमने दिया है उदाहरण में। श्याम ने सोनू को पीटा। श्याम ने सोनू को पीटा। ध्यान से देखिए, कह रहा है श्याम ने सोनू को पीटा, तो इसमें श्याम के द्वारा की गई क्रिया का फल, श्याम के द्वारा की गई क्रिया का फल सोनू पर पड़ रहा है। श्याम ने सोनू को,
श्याम की क्रिया का फल सोनू पर पड़ रहा है, तो यह कर्म कारक क्या है? यह कर्म कारक सोनू है। ठीक है ना, यह कर्म कारक क्या है? सोनू है। श्याम ने सोनू को पीटा, क्रिया का फल सोनू, श्याम की क्रिया का फल सोनू पर पड़ रहा है, इसलिए यह कर्म कारक है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, राजू पटना जा रहा है। यहां आप देखिए क्या हो रहा है, यहां पर सर्ग चिन्ह शून्य का लोप हो रहा है। राजू पटना जा रहा है, पर सर्ग चिन्ह को का लोप हो रहा है, इसलिए यहां क्या कहा जाएगा कि परसर्ग चिन्ह शून्य है, उसका लोप हुआ है। लेकिन भाव क्या है? भाव जो है वो कर्म कारक का ही है। राजू कहाँ जा रहा है? राजू पटना को जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ राजू पटना जा रहा है, इस वाक्य में भी कर्म कारक है। आपने देख लिया कर्ता कारक और कर्म कारक। अब आइए हम देखते हैं करण कारक। साथियों, करण कारक देखते हैं। कारक का तीसरा भेद करण कारक। अब इसमें देखिए परिभाषा इसकी समझिए कि वाक्य में जिस माध्यम से क्रिया का संपादन होता है, वो ध्यान से देखिए समझिए, वाक्य में जिस माध्यम से क्रिया का संपादन होता है उसे करण कारक कहते हैं। ये उदाहरण से आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। वाक्य में जिस माध्यम से क्रिया का संपादन होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका परसर्ग चिन्ह से होता है, से द्वारा, सीधी बात जब कह रहे हैं माध्यम यानी द्वारा, से द्वारा होता है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। हम बस से लखनऊ गए, यानी हम बस द्वारा लखनऊ गए। यहाँ हम बस से लखनऊ गए। राहुल साइकिल से बाजार गया। परसर्ग चिन्ह से का प्रयोग हुआ, लेकिन किस भाव में? द्वारा के भाव में। हम बस द्वारा लखनऊ गए, राहुल साइकिल द्वारा बाजार गया। ठीक है, तो करण कारक में से परसर्ग चिन्ह का प्रयोग होता है। इसमें वाक्य में जिस माध्यम से क्रिया का संपादन होता है उसी को हम करण कारक कहते हैं। और इससे परसर्ग चिन्ह में ध्यान में रखना है कि यह माध्यम के रूप में इस परसर्ग चिन्ह का प्रयोग होता है। बस से, साइकिल से, यानी यहाँ द्वारा का भाव है। चलिए देखते हैं अगला कारक, संप्रदान कारक। संप्रदान देखिए शब्दों को समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा इसका पहचान करना इसकी साथियों। संप्रदान का अर्थ है देना। संप्रदान कारक चौथा कारक, ध्यान से देखिए। संप्रदान का अर्थ है देना। यहां देखिए कह रहा कर्ता जिसके लिए काम करता है, कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग चिन्ह के लिए होता है। संप्रदान का परसर्ग चिन्ह के लिए होता है। ये भी परीक्षाओं में प्राय से पूछ लिया जाता है। किसी कारक का नाम दे के इस कारक का परसर्ग चिन्ह क्या है, संप्रदान कारक का परसर्ग चिन्ह क्या है, तो ये आप जान लीजिए के लिए है। इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके उदाहरण देखते हैं। बालक दूध के लिए रोता है। बालक किसके लिए रोता है? दूध के लिए रोता है। यहाँ क्या कह रहा है? के लिए परसर्ग चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। कर्ता जिसके लिए काम करता है। बालक किसके लिए रोता है? बालक दूध के लिए रोता है। यहाँ संप्रदान कारक क्या है? दूध के लिए। मैं रोहन के लिए फल लाया हूँ। किसके लिए मैं फल लाया हूँ? रोहन के लिए फल लाया हूँ। ठीक है, तो संप्रदान कारक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अगला कारक देखते हैं, अपादान कारक। अपादान कारक की परिभाषा देखिए। अपादान कारक में कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। अपादान कारक वाक्य में जहां पर किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की पृथकता अथवा तुलना का बोध होता है। फिर से इस वाक्य को देखिए। वाक्य में जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की पृथकता अथवा तुलना का बोध होता है। अलग होना या उसके कंपैरिजन करना, तुलना का बोध हो, वहां अपादान कारक होता है। इसका परसर्ग चिन्ह भी साथियों होता है से, लेकिन यह इससे भिन्न होता है। इसमें से अगर है तो यह माध्यम के रूप में है, इसमें अगर से है तो यह अलग होने के भाव में है। यहाँ देखिए उदाहरण,
उदाहरण में कह रहा है पेड़ से फल गिरता है, पेड़ से फल गिरता है, तो पेड़ से फल क्या हो रहा है? पृथकता का भाव है। पृथक होने पेड़ से फल क्या होता है? अलग हो रहा है। पेड़ से फल क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, पृथकता का भाव है, पेड़ से फल गिरता है। अब इसमें एक रूल या एक नियम आप समझ लीजिए। दूसरा उदाहरण जो है उसमें कह रहा है कि इसका एक रूल है कि जब हम भय या घृणा आदि का क्या कहेंगे प्रकट करने का जहाँ भाव होता है, भय प्रकट करने का जहाँ भाव होता है और परसर्ग चिन्ह से का प्रयोग होता है, वहाँ भी अपादान कारक ही होता है। जैसे सज्जन व्यक्ति कलंक से डरता है, यहाँ भी जो है अपादान कारक ही होता है। जहाँ भय या घृणा प्रकट करने के लिए जो भाव होता है वहाँ भी अपादान कारक होता है। अभी देखिए ये अथवा या तुलना। तीसरा उदाहरण आपका सीधा तुलना से संबंधित है। जहाँ तुलना होती है वहाँ भी अपादान कारक होता है। जैसे सोहन मोहन से छोटा है, यहाँ सोहन और मोहन की तुलना हो रही है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। ठीक है साथियों, तो हमने इस पेज में देखा कारण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक। अब आइए आगे देखते हैं साथियों। कारक का छठा भेद है संबंध कारक। इस शब्द से समझ में आ रहा है कि ये संबंध जोड़ने का काम करता है। किनसे संबंध जोड़ने का काम करता है ये देखिए आगे। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। स्पष्ट। अब इसमें देखिए इसका परसर्ग चिन्ह का, के, की, रा, रे, री होता है। बहुत सरल है, बहुत आसान है। बस एक बार आपको ध्यान देने की जरूरत है। परसर्ग चिन्ह आप जान लेंगे, का, के, की, रा, रे, री, आप तुरंत पहचान लेंगे वाक्य में इसको। जैसे देखिए हम भारत के नागरिक हैं। हम कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। तो ये भारत के इसमें जो है यह संबंध कारक है। हम नागरिक हैं कहाँ के? भारत के। हम और नागरिक के बीच में जो ये संबंध जोड़ता है, भारत के नागरिक और भारत के बीच में परसर्ग चिन्ह के जो है यही संबंध जोड़ रहा है। ठीक है ना? तो हम भारत के नागरिक हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, ये मेरे चाचा जी हैं। इसमें क्या है संबंध कारक? ये मेरे। इसमें क्या है संबंध कारक? भारत के। तो संबंध कारक की पहचान क्या है? एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। आपने दोनों उदाहरण देख लिए। हम भारत के नागरिक हैं, ये मेरे चाचा जी हैं। हम भारत के नागरिक हैं, ये मेरे चाचा जी हैं। अब देखिए अगला भेद अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की परिभाषा देखिए। वाक्य में, ये थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। वाक्य में क्रिया का आधार, आश्रय, समय या शर्त अधिकरण कारक कहलाता है। वाक्य में क्रिया का आधार, आश्रय, समय या शर्त अधिकरण कारक कहलाता है। ये आपको समझ में आएगा कैसे? उदाहरण से। अब इसका भी परसर्ग चिन्ह देखिए। इसका परसर्ग चिन्ह में और पर होता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इन, ऑन। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। पक्षी कहाँ बैठे हैं? पेड़ पर। तो आश्रय क्या है? इसमें पेड़ है। ठीक है ना? कक्षा में छात्र बैठे हैं। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, कक्षा में छात्र बैठे हैं। यहाँ देखिए में परसर्ग चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर परसर्ग चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इस तरह के वाक्य अगर पूछा जाए और पूछा जाए इसमें कौन सा कारक है, तो आप तुरंत बता दीजिए अधिकरण कारक है। चूंकि में और पर क्या है? अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है। आपने देख लिया वाक्य में क्रिया का आधार, आश्रय, समय या शर्त अधिकरण कारक कहलाता है। इसका परसर्ग चिन्ह में पर है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, कक्षा में छात्र बैठे हैं। ठीक है ना? किताब में इस पर है। इस तरह के उदाहरण जो होते हैं वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं। अब अंतिम कारक चलिए देखते हैं तेजी से। संबोधन कारक। संबोधन मतलब बुलाना या पुकारना। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारना या सचेत करने का भाव प्रतीत हो।
संज्ञा की जिस रूप से किसी को पुकारना या सचेत करने का भाव प्रतीत हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन मीन्स मैंने बताया ना कि पुकारना या बुलाना, उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक यहाँ सबसे जरूरी मतलब एक तरह से आपको ये सबसे सरल इसकी पहचान है। संबोधन कारकों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह आप जानते हैं, ये एक खड़े पाई नीचे बिंदु, ठीक है ना, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह इस तरह का, इस चिन्ह का प्रयोग हमेशा संबोधन कारक के बाद होता है, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, हे भगवान यह कैसी लीला है। अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे। प्रायः ऐसे ही शब्द अरे, हे, हो, है ना, जो पुकारने वाले या सचेत करने वाले शब्द हैं, ऐसे शब्द जो हैं वो संबोधन कारक होते हैं। इसमें देखिए, हे भगवान क्या है, संबोधन कारक है। अरे भाई इसमें क्या है, संबोधन कारक। इसके बाद आप देख रहे हैं पहचान, इसमें आद्योतक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो साथियों, आज की कक्षा में, आज के वीडियो में हमने कारक की परिभाषा, कारक के 8 भेदों को उदाहरण के माध्यम से समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्लास, यह कक्षा आपको पसंद आई होगी। यदि आपको आज की कक्षा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिले। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।